हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर सेकंड, क्लास 11 का एनसीईआरटी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सिंस द dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of a need to use organisms for our own use, for food, shelter and clothing. पहली लाइनों में एक्सप्लेन किया है कि सभ्यता की शुरुआत से ही कोशिश करी गई कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्लासीफाई करें, और क्लासीफाई करने का जो क्राइटेरिया यूज़ किया गया शुरू में वो साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं था, बल्कि वो इस बात पर आधारित था कि कौन से ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल है और कौन से नहीं। यूज़फुल ऑर्गेनिजम्स वो हैं जो हमें किसी न किसी तरह से फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, या हमें क्लोथिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, या हमें रहने के लिए कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फूड, शेल्टर, क्लोथिंग जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूज़फुल ऑर्गेनिजम्स और नॉन यूज़फुल ऑर्गेनिजम्स के आधार पर ऑर्गेनिजम्स को शुरू में क्लासीफाई किया गया। अरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। यहाँ से आपका बन सकता है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक बन सकता है कि हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड साइंटिफिक क्राइटेरिया फॉर क्लासीफाइंग द ऑर्गेनिज्म। अरिस्टोटल ने शुरुआत करी कि साइंटिफिक कोई तरीका अपनाया जाए क्लासीफाई करने का। अरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस पे क्लासीफाई किया जाए। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू 3 ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। तो इन्होंने जो साइंटिफिक तरीका अपनाया था, उन्होंने अपनाया था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, बाहरी रचना के आधार पर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर इन्होंने प्लांट्स को बांटा ट्रीज में, श्रब्स में, हर्ब्स में। तो ट्रीज बड़े बड़े पेड़, श्रब्स झाड़ झंकाड़ी, और हर्ब्स हमारे शाक सब्जियाँ, मुलायम तने वाले। ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप। एनिमल्स को भी इन्होंने 2 ग्रुप में बांटा, दोज विच हैव रेड ब्लड एंड दोज विच दैट डिड नॉट हैव रेड ब्लड। तो इन्होंने पशुओं को भी 2 श्रेणियों में बांटा, उनको जिनमें लाल रुधिर मिल रहा है उसमें, और जिनमें लाल रुधिर नहीं मिल रहा, रेड ब्लड नहीं मिल रहा उसमें। तो 2 में इन्होंने एनिमल्स को भी बांटा। प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बांटा, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स, और एनिमल्स को इन्होंने 2 कैटेगरी में बांटा, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द रेड ब्लड इज प्रेजेंट और नॉट। In Linnaeus time, a 2-kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdoms were developed that included all plants and animals respectively. इसके बाद 2-kingdom classification पे हम लोग सीधे आ गए। 2-kingdom classification किसने दिया है? कैरोलस लीनियस ने दिया। कैरोलस लीनियस was the scientist who proposed 2-kingdom classification, और इन्होंने 2 किंगडम जो बना दिए जगत, प्लांटी पादप जगत और एनिमिलिया जंतु जगत। was developed that included all plants and animals। प्लांटी में इन्होंने सारे प्लांट्स रख दिए और एनिमिलिया में सारे एनिमल्स रख दिए। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, और ये सिस्टम भेदभाव नहीं करता था यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता था, एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो 2-kingdom क्लासिफिकेशन इन्होंने 2 में बांट दिया है, प्लांटी और एनिमिलिया में। और ये सिस्टम यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफ्रेंशिएट नहीं करता था। ये सिस्टम डिफ्रेंशिएट नहीं करता था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। साथ के साथ फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गा और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई को भी आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं करता था। इन्होंने जो 2-kingdom क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था वो बेसिकली इस आधार पे किया था कि सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो उन ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने प्लांटी में रख दिया, और सेल वॉल अगर एब्सेंट है, नहीं है, तो उनको उन्होंने एनिमल्स में रख दिया। ये किया, प्लांटी और एनिमल्स 2 ग्रुप फॉर्म किए। प्लांटी में वो ऑर्गेनिजम्स या वो सेल्स रखी
जिनमें सेल वॉल है और एनिमल्स में वो रखे जिनमें सेल वॉल नहीं है। तो केवल एक और एक क्राइटेरिया इन्होंने फॉलो किया, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांटी, सेल वॉल एब्सेंट है तो एनिमल्स में। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये बहुत आसानी से, बहुत क्योंकि सहज भाव से किया गया, केवल एक लक्षण के आधार पे कि सेल वॉल है कि नहीं, उस आधार पे किया गया। तो ये बहुत सिंपल टाइप का क्लासिफिकेशन था और बहुत आसानी से समझ में आने वाला था। बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। लेकिन इसकी ड्रॉबैक क्या थी? इस ड्रॉबैक ये थी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो इन दोनों कैटेगरी किसी में भी फिट नहीं हो रहे थे। हेंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। और कुछ समय के बाद हम लोग को ये महसूस होने लगा, साइंटिस्ट को ये महसूस होने लगा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन अपने आप में सक्षम नहीं है ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने में, कि उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ड्रॉबैक हैं। ड्रॉबैक क्या है? एक तो प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफ्रेंशिएट नहीं करता, ऑटोट्रॉफ और हीटरोट्रॉफ में डिफ्रेंशिएट नहीं करता। ठीक है जी, तो इसकी कई सारी दिक्कतें थी। बिसाइड्स इसके अलावा ग्रॉस मॉर्फोलॉजी a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of cell, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship etc. इसके अलावा हम लोग को इस बात की आवश्यकता महसूस होने लगी कि केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर, बाह्य रचना के आधार पर जीवों को क्लासीफाई करना ठीक बात नहीं है। हमें और भी चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए, जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर, कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है कि यूकैरियोटिक सेल है, नेचर ऑफ वॉल। खाली हम लोगों ने इस आधार पे कि सेल वॉल मिल रही है, इस आधार पे ऑर्गेनिजम्स को बांट दिया प्लांटी और एनिमिलिया में, लेकिन नेचर ऑफ सेल वॉल भी काउंट करती है। सेल वॉल का नेचर कैसा, काइटिन की बनी कि सेलुलोज की बनी है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉफ है कि हीटरोट्रॉफ है, हैबिटेट किस हैबिटेट में रह रहा है, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के मीन्स क्या हैं, किस हिसाब से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा ऑर्गेनिज्म, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसका दूसरे जीवों के साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप है इवोल्यूशन के दौरान, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है ऑर्गेनिज्म का, इसको भी कंसीडर करना चाहिए। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। इसलिए क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम देखेंगे कि समय के साथ बहुत बदलाव होते रहे। दो प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन से अप टू 3 डोमेन या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन हर एक में प्लांटी और एनिमिलिया ये दो तो रहे। उसके अलावा ऐड ऑन होते रहे, जैसे 3 किंगडम में ऐड ऑन हुआ प्रोटिस्टा, 4 किंगडम में ऐड ऑन हुआ मोनेरा और 5 किंगडम में ऐड ऑन हुआ फंजाई। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटी था, एनिमिलिया था, जो प्रपोज किन्होंने किया है कैरोलस लीनियस ने। 3 किंगडम में ये दोनों तो थे ही थे, साथ में प्रोटिस्टा ऐड ऑन हो गया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, अर्नस्ट हैकेल ने प्रपोज किया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा ये 3 तो थे ही थे, ऐड ऑन हुआ हमारा मोनेरा, प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करने वाला प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को कोपलैंड साहब ने दिया था। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हैकेल ने दिया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया और फाइनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने दिया, जिसमें प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा के अलावा 5वां किंगडम उन्होंने ऐड ऑन कर दिया फंजाई। तो ये है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक का सफ़र। ठीक है जी। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम, दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। प्लांट्स और एनिमल 2 किंगडम से 5 किंगडम तक कांस्टेंट बने रहे, पार्टिसिपेशन उनका बना रहा। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग। लेकिन हम लोग की समय के साथ सोच बदलती रही और हमारी समझने की क्षमता बदलती रही, अंडरस्टैंडिंग बदलती रही कि हम किन ऑर्गेनिजम्स को किन किंगडम में रखें।
हमारा क्राइटेरिया बदलता रहा, नज़रिया बदलता रहा। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। और समय के साथ परसेप्शन बदलने की वजह से, हमारी सोच अप्रोच बदलने की वजह से डिफरेंट साइंटिस्ट का डिफरेंट किंगडम्स के लिए अंडरस्टैंडिंग अप्रोच बदलती रही। ठीक है, चलिए आगे। अब ये देखिए, ये वाली जो टेबल है आपकी, इस टेबल को अच्छे से समझ लीजिए। इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ये टेबल आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमीलिया, जैसा कि हम लोगों ने बात करी। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर साहब ने दिया। 5 उन्होंने क्राइटेरिया फॉलो किए थे। सेल टाइप कैसा है, सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं है, उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। तो सबसे पहले आ रहा सेल टाइप। मोनेरा केवल ऐसा है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर, यूकैरियोट है, ये बात ध्यान में रखिएगा। फंजाई मल्टीसेलुलर, यूसेलुलर दोनों तरह के, प्लांटी मल्टीसेलुलर, एनिमीलिया मल्टीसेलुलर। तो प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट कौन कर रहा, केवल और केवल किंगडम मोनेरा। इसमें आपके आर्की बैक्टीरिया मिलेंगे, यू बैक्टीरिया मिलेंगे, साइनोबैक्टीरिया मिलेंगे और माइकोप्लाज्मा मिलेंगे। सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक, तो प्रोकैरियोटिक सेल हमारी बैक्टीरिया में आपको सेल वॉल मिल रही है। नॉन सेलुलोजिक, पॉलीसैकेराइड की बनी, अमीनो एसिड की बनी, नॉन सेलुलोजिक। सेलुलोज जो है पॉलीमर है, किसका, स्टार्च का। तो नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल मिल रही है आपको किसमें, मोनेरा के मेंबर में। प्रोटिस्टा प्रेजेंट इन सम, कुछ में है कुछ में नहीं, एब्सेंट इन सम, प्रेजेंट इन सम, एब्सेंट इन सम। प्रोटिस्टा को हम लोग फर्दर पढ़ेंगे आगे। क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और हमारे आखिरी में प्रोटोजोअन। प्रोटिस्टा के इतने हम लोग फर्दर पढ़ेंगे, उनके डिफरेंट क्लासेस। तो प्रेजेंट इन सम, कुछ में मिल रही है कुछ में नहीं मिल रही है। फंजाई में प्रेजेंट विद काइटिन है, बनी हुई है, सेल वॉल प्रेजेंट है, काइटिन की बनी होती है। काइटिन कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है। प्लांटी में प्रेजेंट है, सेलुलोज की बनी है, एनिमीलिया में एब्सेंट है। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखना है आप लोगों ने। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन बाकी सब में, प्रोटिस्टा में सब यूकैरियोट सेल्स जितनी भी हैं उनमें आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस मिलेगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, सेल मल्टी सेलुलर नहीं देखने को मिलते हैं, सिंगल सेल देखने को मिलती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है। प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर है, सेलुलर है। फंजाई में आपको मल्टी सेलुलर मिलेगा और लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल सकता है। मल्टी सेलुलर मोर देन 1 सेल्स है और वो सेल्स आपस में टिश्यू की तरह ऑर्गेनाइज हो सकती है, लेकिन लूज टिश्यू देखने को मिलेगा। प्लांटी में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। एनिमल्स में टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन व्यवस्था देखने को आपको मिल सकती है। ठीक है जी। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा में, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रोटिस्टा में, फंजाई में मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू, प्लांटी में टिश्यू ऑर्गन, एनिमीलिया में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद आप आइए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कह रहा है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, ऑटोट्रॉफिक होगा, अपना भोजन स्वयं बना लेंगे। तो कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस। कीमोसिंथेटिक वो है जो केमिकल रिएक्शन से मिलने वाली एनर्जी से अपना भोजन बनाए, और फोटोसिंथेटिक वो हैं जो सूरज की एनर्जी से अपना भोजन बनाए। कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हीटरोट्रॉफिक, साथ के साथ हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों तरह का ऑटोट्रॉफ भी है, हीटरोट्रॉफ भी है। हीटरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, ऑटोट्रॉफ वो हैं जो अपना भोजन खुद बनाएंगे। The organisms which can synthesize their own food, those organisms are called as autotroph. And autotrophs are further of 2 types, photoautotroph, chemoautotroph. Photoautotrophs are those which synthesize their food with the help of energy derived from solar radiations, whereas chemoautotrophs are those
which make their food, synthesize their food with the help of energy derived from the ongoing chemical reaction. तो मोनेरा में आपको ऑटोट्रॉफ हीटरोट्रॉफ दोनों देखने को मिल रहे हैं। ऑटोट्रॉफ में कीमो ऑटोट्रॉफ भी, फोटो ऑटोट्रॉफ भी। उसके बाद प्रोटिस्टा में आइए, ऑटोट्रॉफिक फोटो ऑटोट्रॉफ देखने को मिलेंगे एंड हीटरोट्रॉफिक हीटरोट्रॉफ देखने को मिलेंगे। ऑटोट्रॉफ में फोटो ऑटोट्रॉफ और हीटरोट्रॉफ। फंजाई हीटरोट्रॉफिक ही होगा। हीटरोट्रॉफिक जो अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करे, सैप्रोफाइट हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं। पैरासाइट हो जो किसी जीव या जंतु पे या पादप पे अपना जीवन यापन करते हैं, उस पर आश्रित हो के परजीवी जिनको हम लोग बोलते हैं। सैप्रोफाइट हो मृत जीवी जो डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्लांटी कैसा है? प्लांटी ऑटोट्रॉफिक है, फोटो ऑटोसिंथेटिक है। एनीमिलिया कैसा है? हीटरोट्रॉफिक है, दूसरे पे आधारित है। होलोजोइक जो संपूर्ण भोजन को निगलता है, खाता है, और सैप्रोफिटिक हो सकते हैं। तो एनीमिलिया में होलोजोइक भोजन को निगलने वाले, भोजन को खाने वाले, और सैप्रोफिटिक मृतजीवी आपको एनीमिलिया में भी मिल सकते हैं। तो ये आपकी जो है टेबल 2.1 इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए और जो पॉइंट आपको समझ में ना आए मुझे आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आगे चलिए। R.H. विटेकर इन 1969, तो ये आपको याद रखना है इनका नाम। R.H. विटेकर 1969 में, आपको ईयर भी याद रखना। प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। किंगडम डिफाइंड बाय हिम वन नेम, और उन्होंने जो किंगडम दिए वो किंगडम के नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनीमिलिया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया विटेकर साहब ने, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनीमिलिया ये 5 किंगडम इस्टेब्लिश किए। इनमें से 4 तो पहले ही कोपलैंड साहब ने जो दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और आपका एनीमिलिया, 4 तो पहले से थे। ये फंजाई इन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इन 5 को आपने याद में रखना है। सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है? प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कि सेलुलर लेवल का है कि टिश्यू लेवल का है कि ऑर्गन लेवल का है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। तो सेल टाइप कैसी सेल है इसको उन्होंने कंसीडर किया। सेल स्ट्रक्चर या सेल टाइप कह लीजिए। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने कंसीडर किया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इन सब बातों को उन्होंने कंसीडर किया। ठीक है जी। याद रखने का तरीका आपके लिए BCMRP याद रख लीजिएगा, आपको इससे याद रखने में आसानी मिलेगी। तो बॉडी स्ट्रक्चर, सबसे पहले बॉडी स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है जी। चलूँ आगे, चलिए। तो ये 5 क्राइटेरिया आपको याद में रखने हैं। सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये 5 स्ट्रक्चर 5 क्राइटेरिया उन्होंने फॉलो किए। एंड गिव्स अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम। इसमें हम लोगों ने टेबल जो भी डिस्कस करी उसमें इनको इन 5 चीज़ों को दिखाया गया। The 3 domain system has to be proposed that divide the kingdom Monera into 2 domain। इसके बाद 6 kingdom classification भी इसको बोलते हैं, या 3 domain system भी बोलते हैं। ये किसने प्रपोज किया है लिख लीजिएगा, कार्ल वीज ने। कार्ल वीज was the scientist who proposed this in 1999।
तो ये 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल ल्यूइस ने प्रपोज किया, 1999 में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन और 3 डोमेन ऑफ लाइफ हैव बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू थ्रू 2 डोमेन, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन देयर 3rd डोमेन। तो 3 डोमेन इन्होंने प्रपोज किए, जिसमें इन्होंने पहले 2 डोमेन में रखे हैं प्रोकैरियोटिक सेल को, और तीसरे डोमेन में इन्होंने दिया था आर्किया, यूबैक्टीरिया, आर्किया, यूबैक्टीरिया एंड